Hello student, I am your chemistry teacher. Today we are going to start the class 12th. Our new chapter is solution. Okay, let us start the solutions. Student, you know that the definition of the solution is the homogeneous mixture, okay, in which solute molecules loses its identity. Means अगर हम बात करें बच्चों कि अगर अपने पास एक वेसल्स है और हमने क्या किया, सुगर जो कि हमारा क्या है, सल्यूट है, हमने सुगर सल्यूट को इस वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसमें पोर्ड किया, ऐड किया, तो उसमें सुगर ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दिया. इसका मतलब यह सुगर नहीं रहा, अब यह सुगर सोल्यूशन के फॉर्म में नया फॉर्म कहलाने लगा. तो हम इसे बोलेंगे बच्चों सोल्यूशन, क्योंकि सुगर ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दिया. तो कह सकते हैं कि सल्यूट ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दिया. लॉस करने के बाद इसको हम वापस से सुगर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ अनदर थिंग्स इज व्हेन वी लुक अराउंड अस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट प्योर. हमारे तरफ हम जितनी भी चीजों को देखते हैं, जो भी सब्सटेंस को देखते हैं, वह प्योर नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर. ओके, जितनी भी हमारे चारों तरफ चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारे सब्सटेंस मिक्सचर्स के एक पार्ट है. ओके बच्चों, देयर आर सम एग्जांपल्स हैज टू बी गिवन इन एनसीईआरटी. सो लेट अस नाउ वी आर गोइंग टू बी लुक हियर एनसीईआरटी एग्जांपल, दैट इज द brass. You know that the alloy is the mixture of the metals. तो brass when formed there is a two metals are required. that is the हमने आपको याद, ये जो मिक्सचर हैं, एलॉयज हैं, उनको याद करने के कुछ ट्रिक्स बनाए हैं. जैसे ब्रास के लिए कुंज मीन्स बच्चों कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर्स को ब्रास बोलेंगे. जर्मन सिल्वर निकुंज, निकेल कॉपर एंड जिंक, इनके मिक्सचर्स को जर्मन सिल्वर बोलेंगे. ब्रॉन्ज शंकु, एसन एंड कॉपर, दैट इज द टीन एंड कॉपर, ब्रॉन्ज. ओके, अनदर एनसीईआरटी के हिसाब से जो अनदर बातें लिखी हुई हैं वो फ्लोराइड के कंसंट्रेशन के आधार पर. बच्चों 1 ppm अगर कंसंट्रेशन फ्लोराइड का अगर होता है तो यह प्रिवेंट करता है टूथ डीको को. ओके, और अगर 1.5 ppm तक फ्लोराइड का अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों कॉजेज मोल्डेज ऑफ टूथ. ओके, और फ्लोराइड का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो अब पॉइजनस की तरह बिहेव करने लगता है. और इसका एग्जाम्पल है बच्चों सोडियम फ्लोराइड. इसे रेड पॉइजन के तौर पे यूज किया जाता है. ओके, सो नाउ इसको आप लोग नोट कर लें. ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग चलते हैं. इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. नाउ सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में कह सकते हैं. पहला कंपोनेंट है बच्चों सल्यूट एंड सेकेंड कंपोनेंट सॉल्वेंट. द सल्यूट विच आर लेजर इन नंबर, लेजर इन अमाउंट और वॉल्यूम. सॉल्वेंट विच आर मेजर कंपोनेंट. ओके, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सल्यूट, अगर कोई अपने पास कोई वेसल्स है उसमें आइदर 2 or more than 2 कंपोनेंट विच आर नॉट रिएक्टिंग. ओके, अगर उन कंपोनेंट को इस सॉल्वेंट में पोर्ड किया जाता है तो अपना सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. इनकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, बट सॉल्वेंट ऑलवेज 1 होता है. सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है जो लार्जर अमाउंट में होता है. ठीक, अच्छा, अब अपने को बच्चों सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन आपको 3 तरीके से दिखाई देते हैं. ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट किस फेज में है. ओके, जैसे अगर हम बोले बच्चों, अगर अपने पास सॉल्यूशन है सॉलिड, अपने पास सॉल्यूशन है लिक्विड का सॉल्यूशन, या अपने पास सॉल्यूशन हो सकता है गैस का सॉल्यूशन.
ओके, तो नाउ अगर हम बात करें बच्चों सॉलिड सोल्यूशन की, इसका मतलब कि ये जो सॉलिड सोल्यूशन है इसमें हमारा जो मेजर कंपोनेंट होगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा, और सोल्यूट एनी वन सोल्यूट अपना किसी भी फेज में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फेज में, बट हमेशा सॉल्वेंट जो होगा बच्चों वही डिसाइड करेगा कि हमारा सॉल्वेंट सोल्यूशन कैसा है। ओके, तो सोल्यूट किसी भी फेज में हो सकता है बट सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड। अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड होंगे, और इसे हम लिख सकते हैं बच्चों एनी वन, तो सोल्यूट हमारा एनी वन फेज में हो सकता है। अगर हम बात करते हैं गैस सोल्यूशन की, तो अपने पास जो सॉल्वेंट है जो कि फैक्टर डिसाइड करता है, जो डिसाइड करता है कि सोल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, वो गैसियस में रहना चाहिए, और सोल्यूट हमारा एनी वन फेज में, मे बी एनी वन फेज। ओके, तो इस चीज को आप याद रखेंगे बच्चों। अब इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों concentration of solution. Okay, you know that the concentration of solution. Okay, concentration of solution. So now concentration of solution. Okay student, so concentration of solution हम कह सकते हैं it represent the relative amount of solute. It represent the relative amount of solute, means as compared to solvent, as compared to solvent in सोल्यूशन। बच्चों सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, ये तो हम जान चुके हैं, जिसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा, और जो सोल्यूट होता है उसकी संख्या दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। बच्चों अगर हम बात करेंगे, ये सॉल्वेंट है अपना जिसका नाम है वाटर। ओके, नाउ सोल्यूट, तो सोल्यूट का कितना अमाउंट हम लोग इस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, इसके अमाउंट के बेसिस पे हम लोग कंसंट्रेशन बता सकते हैं। जैसे बच्चों अगर सोल्यूट का कंटेंट हम बढ़ाते जाएंगे तो यह सोल्यूशन हमारा कंसंट्रेट होता जाएगा, अगर हम सोल्यूट का कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे तो यह डाइल्यूट होता जाएगा और इसका कंसंट्रेशन अफेक्टेड होगा। सो कंसंट्रेशन की बात करेंगे बच्चों, तो सोल्यूट का अमाउंट जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे वो कंसंट्रेट होता जाएगा, मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन द मोल ऑफ द सोल्यूट। ओके, सो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम लोग को देखना है, समझना है, और बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोलैरिटी, यू नो ऑलरेडी दैट मोलैरिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल M, इट्स डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या बना, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो मोल फाइंड आउट करने के लिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, देन व्हाट विल यू डू, you will divide it by 1000, so volume is in milliliter, so divide by 1000 and this 1000 go in upward, so weight divided by molecular weight into 1000 divided by volume in milliliter. These are the formula of the molarity. Okay, write down here. बच्चों एक कभी कभी एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डेमल, DEMAL।
देख लिया जाए। तो डेमल सोल्यूशन क्या होता है, लिखेंगे डेमल सॉल्यूशन। तो इसके लिए कुछ चीजें फिक्स हैं, उस चीज को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो डेमल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड of 1 mole solution means molarity at 0 degree centigrade of 1 mole solution 1 mole solute in 1 liter, molarity at 0 degree centigrade of 1 mole solute in 1 liter solution is called डेमल solution. Okay, now another thing is, if अगर किसी क्वेश्चंस में बच्चों कंसंट्रेशन का केवल नाम लिया हुआ है तो आप समझेंगे कि यह मोलैरिटी की बात कर रहा है। ओके, नाउ second one is the molality. Second concentration term is the molality. It is represented by the small m. बच्चों definition क्या होगा, the number of mole of solute present in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram of solvent. Okay, so formula will be molarity is equal to number of mole of solute divided by mass of solvent in kilogram. You know that the mole of the solute, how can you find out? So weight divided by molecular weight divided by mass of solvent. If mass of solvent is given in gram, then you will again divide it by 1000. Okay, so weight divided by molecular weight into mass of solvent. This is the another formula of molality. Okay, mass of solvent in kilogram. ओके बच्चों, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है बेसिक, और कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट और कौन टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। तो आप क्या करोगे, वो सारे टर्मिनोलॉजी को आप रिमेम्बर्ड करोगे, जो भी कुछ आप आगे पढ़ोगे और कुछ पढ़ चुके हो। तो जिसमें वॉल्यूम का टर्मिनोलॉजी आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम अफेक्टेड होता है। सो ये नोट करके आप लोग लिखेंगे, इफ वॉल्यूम कम्स इन फार्मूला, देन इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसके अपोजिट। तो मोलैलिटी में कोई भी वॉल्यूम टर्मिनोलॉजी नहीं आया है, इसका मतलब यह टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। थर्ड नंबर नॉर्मैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी आप लोग को सिखाऊंगा इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैसे करोगे आप लोग? सो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। This formula you will remember. Write down. इसको आप लोग नोट कर लो। If the volume is given in milliliter, then it will be again divided by 1000, and 1000 will go to the upward. So formula will be normality is equal to weight by molecular weight divided by valency factor divided by volume in milliliter into 1000. Now for a particular solute, okay, so for a particular solute listen, we have formula molarity is equal to weight by molecular weight into volume, okay, and another formula is normality is equal to weight by molecular weight or weight by equivalent weight into volume in liter. So अगर हम करें बच्चों हमको यहां से क्या दिखाई दे रहा है? अगर मान लीजिए यहां पे इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर दें, वेट बाई वॉल्यूम को फिक्स रख दें, वेट बाई वॉल्यूम को यहां भी फिक्स रख दें, यहां भी वेट बाई वॉल्यूम को फिक्स रख दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा? मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। यहां से क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। ओके, सो वेट बाई वॉल्यूम एंड वेट बाई वॉल्यूम आर कांस्टेंट इन ईच केस। वेट बाई वॉल्यूम एंड वेट बाई वॉल्यूम आर कांस्टेंट इन ईच केस. It means molarity into molecular weight is equal to normality into equivalent weight. So now molarity into molecular weight is equal to normality into equivalent weight. Okay, so what are you looking here? Molarity into molecular weight is equal to normality into equivalent weight. You know that the molecular weight divided by valency factor. So molecular weight and molecular weight will be cancelled out, and molarity is equal to normality divided by valency factor. Now valency factor will be multiplied into molarity. So new formula will be normality is equal to molecular weight into molarity into valency factor. This is the molarity, not the molecular weight. Okay, so write down here. Write down here. Student, valency right now the valency factor either 1 or more than 1. The valency factor either 1 or more than 1 always. So normality either equal to or greater than the molarity. Write down.
Now we are taking the just example 1 molar S3PO4. 1 molar S3PO4. Okay. Another is the 1 normal S3PO4. 1 normal S3PO4. Okay. So if you are going to be convert the normality, 1 molar S3PO4 going to be convert into the normality. So normality is equal to molarity into valency factor. So molarity having given 1 into valency factor, how can you find out? So these structures P double bond O, H, there are 3 OH here, that is the basicity is 3. Okay, so basicity will be 3, so the valency factor will be 3, so the normality is equal to 3n. And here normality has to be given 1, so how you convert the molarity? So molarity is equal to, normality is equal to molarity into valency factor, and you are going to be calculate the molarity, then the normality divided by valency factor. Molarity is equal to normality 1 divided by valency factor is 3. Okay, so these are the molarity and these are the normality. Okay, now another concentration is, student, another concentration is formality. Another concentration is formality. Okay, another concentration is formality. Fourth number, formality. Formality represented by the capital F. Okay, it's very easy. So formality is equal to, what will be the formula? Weight of solute divided by formula weight of solute. Weight of solute divided by formula weight of solute divided by volume of solution in liter. Okay, so you can write here formality is equal to weight of solute divided by formula weight of solute into volume in liter. This is the formula right here. You will always remember that the volume of solution always taken in liter. Now you will write down, it is mainly used for ionic compounds. It is formula, and formula are formed from the ionic compounds. It is mainly formed from the ionic compounds like sodium chloride, NaCl. Okay, in which molecules does not exist in aqueous solution, in which molecules does not exist in solutions. Okay, example CH3COOH. Okay, and its molecular weight is equal to 60, but it exists in dimer form. Dimer means double. So dimer form. What is the reason for forming the dimer form? What will be the reason? So you know that CH3COH molecular weight is 60. Okay, CH3COH having the molecular weight is 60, but it existed in dimer form. So when it will be poured in benzene, when it will undergoes in benzene, so what will you do? So the benzene, it form easily the dimer. It
easily form dimer. Okay, so that's why the formula weight becomes 120, not 60. So formula weight CS3COOH twice is equal to 60 into 2 is equal to 120. Write down. Another example is sodium chloride having molecular weight is 58, but it cannot form the dimerize. Okay, so the formula of formality is equal to what? Molarity, because its molecular weight is 58.5. Okay, you can write here, if molecular weight is equal to formality, if molecular weight is equal to formality, if molecular weight is equal to formality means it does not form the dimer. Okay, so what will you do? Then the molarity is equal to formality. Molarity is equal to formality, and its example is the sodium chloride, NaCl, having molecular weight, that is the molarity is equal to formality. So molecular weight is equal to formula weight. Okay, so what will you write? Molarity is equal to formality. So the formula weight, so the sodium chloride will be the 58.5 is equal to 58.5. Okay, now fifth is the strength. So strength, now I will just discuss strength in next lectures, DZ2. Okay, so I hope you have learned much more about the solutions. So इसके बाद बच्चों स्ट्रेंथ की बात हम लोग DZ2 लेक्चर्स में करेंगे. Okay.